नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस के लिए होगा। और इसमें अगर बात करें सिलेबस की तो 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के मेंस पेपर में। ठीक है, तो प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 1 इसका हो चुका है यूथ कंपटीशन बुक का। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 26 टॉपिक हैं, तब 26 टॉपिक से 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो उसी का हम पूरा इसमें एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा भरपूर तरीके से। और इसका पिछला वाला अगर नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट, तो उसको भी जाइए देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें लेते हैं तो दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। दूसरा है यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। तीसरा, यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार करता है। चौथा ऑप्शन है ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो है निर्धारित प्रक्रियाओं से जो है बंधा हुआ है। अब इसमें कौन सा एक गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम गलत ऑप्शन चूज करेंगे तो वो हो जाएगा इसके तहत डी पार्ट, जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये सही है तीनों ऑप्शन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 18 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा। और ये जब स्थापना इसकी की गई थी, तब कौन सा जो है पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है चल रही थी, उसके तहत जो है किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है। यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल होता है। और यह जो है व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए जो है राहत और मुआवजा देने पर विचार करता है। लेकिन इसका डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता जो दिया गया 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा हुआ, तो ये गलत है, ये निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा हुआ नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, गलत ही बताना था। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके मेंस यूपी ट्रिपल एस सी जो है दरोगा में, वन दरोगा में। और इसमें अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स जो है मई में कराने की संभावना, इसलिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दूसरे का? इससे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट 1968। ठीक है, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संगोष्ठी जो हुई थी 1968 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसमें प्रस्तावित ही पूछा गया है। और 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उभरते हुए वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए पहली बार जो है जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई थी। और वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न यानी कि नंगी चट्टान पर भी जो है पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है, ये बताना है। ठीक है, जो लाइकेन होता है, ये जो है चट्टान जो होता है, चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में ये सक्षम होता है। तो ये जो है इसके सहजीवी साहचर बताना है कि क्या होता है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये शैवाल और कवक होते हैं। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन मुख्यतः चट्टान, भूतल और अपनी पुरानी दीवारों और वृक्ष की पत्तियों व छालों पर उगते हैं। वास्तव में लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवी साहचर होते हैं। ठीक है, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और लाइकेन जो है जैविक अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में सहजीविता का जो है उत्कृष्ट उदाहरण होता है। लाइकेन जो पौधा पूर्णतः जड़, पत्ती व शाखा रहित होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर जो है ये समाप्त होने लगते हैं। और अतः जो है लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक भी माना जाता है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट टू पॉइंट। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है जैवमंडल भंडार, और दूसरे में दिया गया है अवस्थिति यानी कि कहाँ पर स्थित है। नोकरेक जैवमंडल ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में पड़ता है? तो नोकरेक जैवमंडल की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय राज्य में पड़ता है। मानस जैवमंडल की बात करेंगे तो मानस की अगर हम बात करें तो ये असम में है। ठीक है, दिबांग की अगर हम बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त मलाई नाम से ये पड़ता है आपका केरल में। ठीक है, तो इस तरीके से अगस्त मलाई की अगर हम बात करें, बेसिकली ये दो राज्यों में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु में भी पड़ता है। अब अगर ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं तो केरल होगा, केरल नहीं होगा तो तमिलनाडु होगा।
तो इस तरीके से इसका जो है मिलान हो जाएगा। अब आपको इसमें जैवमंडल जो है लगभग जितने इंपॉर्टेंट जैवमंडल हैं उनको तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किस राज्य में पड़ते हैं, तभी ये मिलान हो पाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन बेनेट के द्वारा 1976 में किया गया था। जॉन बेनेट ने किया था 1976 में। तो आंसर आपका इसमें राइट बी पार्ट हो जाएगा। और इसमें जो है मानव और उसके परितः उपस्थित भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को ही जो है पारिस्थितिकी संक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था 1866 में, लेकिन इसमें जो है इस संक्रमण के अवधारणा का प्रयोग बेनेट के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अब हम बात करेंगे तो जल में पोषक तत्वों की अधिकता पौधों जीवों को जो है प्रभावित करते हुए प्राय स्थिर जलाशय जैसे कि तालाब है, झील है आदि इसमें सब में हो पाया जाता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ठीक है, ये देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी सेक्शन में, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अध्ययन सामग्री। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है ये बताना है। तो इसमें अगर देखे जाएगा तो उत्पादक घटक में आते हैं हरे पेड़ पौधे। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैविक घटकों में हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, उत्पादक घटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि करके अपना आहार स्वयं बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तथा इसके बाद फिर प्राथमिक व फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी खाद्य का निर्माण करते हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति की अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1894 में स्टार्ट किया था। ये पहली वन नीति जो आई थी तो 1894 में आई थी, ब्रिटिश काल में घोषित की गई थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो द्वितीय वन नीति को 1988 में लागू किया गया था। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता और सुनिश्चित करना तथा वायुमंडलीय संतुलन सहित जो है पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना था। ठीक है, अब इसमें देखिए 1894 में दिया नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन याद रखिएगा 1894 में सर्वप्रथम पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है आई थी और ब्रिटिश काल उसमें था तो उसमें घोषित किया गया था। ठीक है, 1894 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो किस प्रकार बनेगा ये बताना है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यह पिरामिड जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है, यानी कि इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से पिरामिड बनेगा सीधा। और इसमें अगर हम देखेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता सबसे नीचे होगा जो कि इसमें रहेगा, ये 100% दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आता है इसे प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे तो इसमें फिर प्राथमिक ये हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक होगा। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा तो ये प्राथमिक उपभोक्ता जो है 100% से सिर्फ 10% लेगा। ठीक है, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आएगा। द्वितीयक उपभोक्ता भी 10% जो है उससे क्या लेगा? सिर्फ 1% लेगा, यानी कि इसका भी 10% ही लेगा, 10 का। और इसके अलावा फिर आएगा तृतीयक परसेंट, तो इसका फिर ये 10% ही इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से 0.1% तृतीयक उपभोक्ता आएगा। तो इस तरीके से इसका सीधा पिरामिड बनता है, ये याद रखिएगा, हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के बारे में, और इसमें दिया गया है कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कातपीय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। उसमें घड़ियाल है, भारतीय जंगली गधा है और जंगली भैंस है। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा 1972 जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था उसके अनुसार किसका जो शिकार नहीं किया जा सकता इन तीनों में से। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है, घड़ियाल का भी, भारतीय जंगली गधा का भी और जंगली भैंस का। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो डेट याद रखिएगा, ये स्थापना किया गया था 1992 में। राइट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं NAEB,
क्या कहते हैं, NAEB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी याद रखिएगा। और इसका गठन वनीकरण, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी बहाली तथा पारिस्थितिक विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। उद्यान से होकर होने वाली बहने वाली नदी है और राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, ठीक है। अब दिया गया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी बहती है, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी बहती है, और इसमें बताना है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से जो है कावेरी नदी बहती है। तो इसमें से बताना कि कौन सा सही सुमेलन किया गया है, ठीक है, नदियों के बहने के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हम इसमें बात करेंगे आंसर की, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 व 2, केवल 3, 1 व 3 या फिर कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। आपका आंसर इसमें कोई भी मिलान सही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इस उद्यान से जो है अगर हम बात करें इस नेशनल पार्क से, तो रामगंगा नदी बहती है, ना कि गंगा नदी बहती है। तो ये गलत हो जाएगा। काजीरंगा अगर हम बात करते हैं काजीरंगा उद्यान की, ठीक है, तो काजीरंगा उद्यान जो पड़ता है ये असम राज्य में पड़ता है, ठीक है, असम राज्य में ये पड़ता है। और इससे जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में है। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से जो है कुंथी पूजा नदी बहती है। याद रखिएगा इस नदी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम नदियों के नाम जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उनके नदियों के नाम जरूर याद रखा होना चाहिए। तो इस तरीके से इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न, अगले में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान है और उसकी स्थिति है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, ये सही है, कर्नाटक में ही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड लगा हुआ है, जो कि गलत है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। और इस तरीके से इसमें बीसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। तो आपका राइट आंसर होगा सी पार्ट, जो कि हमें गलत बताना था, तो गलत। भीतरकनिका जो झारखंड दिया गया गलत है, भीतरकनिका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं तो वो है द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 1171 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1999 में इसको जो है घोषित किया गया था राष्ट्रीय पार्क, और वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी, लेकिन 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो देखिए इसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, यह असम में पड़ता है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, जो कि गलत है। सिमिलीपाल कहाँ पर है, ओडिशा में, ठीक है। भितरकनिका, सिमिलीपाल ये सब ओडिशा में पड़ता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, इसके बाद फिर कौन सा सही सुमेलित आंसर है ये देना है। नोकरेक रिजर्व मंडल गारो पहाड़ियों पर स्थित है। लोकटक झील बैरल क्षेत्र में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क डाफला की पहाड़ियों पर स्थित है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलन दिया गया। तो अगर हम इसमें बात करेंगे आंसर की, तो केवल एक सही है, ठीक है, केवल ये सही है। नोकरेक जीवमंडल जो झील है ये कहाँ रिजर्व है कहाँ पर, गारो की पहाड़ियों पर है, जो कि सही है। बाकी लोकटक झील जो बैरल क्षेत्र दिया गया है ये गलत है, ये पड़ता है मणिपुर हिल्स में। कहाँ पड़ता है, मणिपुर हिल्स में पड़ता है। और डाफला की पहाड़ियाँ जो नामदफा नेशनल पार्क दिया गया है, तो ये गलत है। नामदफा नेशनल पार्क जो है मिसमी तथा पटकाई बुम पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से ये भी गलत है। तो ये गलत, पहला सही है। तो आपका आंसर केवल एक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वन अभ्यारण्य और राज्य दिए गए हैं, और इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, कि कौन से राज्य में कौन सा वन अभ्यारण्य पड़ता है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है ये छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये मिलान हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है, इसमें से बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात, अब विश्व में पूछा गया है, विश्व में अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो ये दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर ये प्राणी उद्यान पड़ता है, जहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा, लगभग ये 7,000 फीट पर जो है ये प्राणी उद्यान स्थित है, और चिड़ियाघर है जो कि स्थित है। और साथ ही विश्व का सबसे उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर भी है। और पंडित जी पंत उच्च तुंगता चिड़ियाघर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और हिमालय प्राणी उद्यान की बात करेंगे तो सिक्किम के गंगटोट में स्थित है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन क्रेडिट से संबंधित एक टॉपिक दिया गया है, उससे संबंधित ये पूछा गया है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो किसके तुल्य मानते हैं, किसके समान मानते हैं, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समान मानते हैं, ठीक है। या फिर इसको 1 टन भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जो है प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। कार्टाजाना ये जो शहर है ये कहाँ पर स्थित है, और जो कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो ये शहर अगर हम बात करेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया में अवस्थित है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। कार्टाजेना कहाँ पर है, कोलंबिया में, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये 29 जनवरी 2000 में हस्ताक्षरित कार्टाजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि जीव जंतुओं का जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यावसायिक इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करना, और यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है, तो वो होता है आइस कोर, ठीक है। इसके बारे में पहले भी बातें हो चुकी हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पिछला वाला प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई को मनाते हैं हर वर्ष, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 29 जुलाई को। और 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 2022 तक बाघों की आबादी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे भारत ने 2018 तक ही हासिल कर लिया, ठीक है। और 2018 में हुए बाघ सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान स्थिति में बाघों की संख्या कितनी है, 2967 है। टोटल बाघ कितने भारत में, 2967 है। वर्ष 2006 में जो है देश में बाघों की संख्या 1411 थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव दिवस की बात करेंगे तो 3 मार्च को मनाते हैं हमेशा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाते हैं। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, अति सघन वन बताना है किस राज्य में मिलता है सबसे ज़्यादा, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2021 की अगर रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, महाराष्ट्र का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। और चौथे नंबर पर आता है ओडिशा, ठीक है। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो है महोगनी। महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का वृक्ष होता है, और यह पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, ठीक है। जबकि इसमें से जो सिल्वर फर है, स्प्रूस है, ठीक है, और देवदार है, जूनिपर है, चीड़ो बिलो, ये सब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में बताना है इसमें से पश्चिमी हिमालय में पूर्व उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। अब इसमें बताना है कि एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है, ठीक है। तो इस विविधता के कारण की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होता है, इसीलिए ये कारण बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में। तो आंसर इसका देहरादून से ही हो जाएगा, ठीक है। देहरादून में कब स्थापना की गई थी, तो 1906 में स्थापना किया गया था इसका देहरादून में।
इसका पहले का नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी याद रखिएगा। 2006 वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी के रूप में मनाया गया था। अधिपादप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिपादप की अगर हम बात करेंगे तो विषुवतीय वनों में प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर जो होगा इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बासमती चावल की रोपाई है तो उपयुक्त बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त जो बीज दर है वो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटेवा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम के अग्रणी उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का पहला स्थान आता है। करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक जो है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसके पश्चात शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का आता है और चौथे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना, उसके बाद जो है हमें इसका आंसर देना कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कथन ABCD दिया गया है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहला दिया गया भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। दूसरा है कथन भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तीसरा है पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश में कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा सभी सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सभी गलत है, या फिर पहला दूसरा सही है, या फिर पहला सही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, तीनों क्यों गलत है? तो अगर हम बात करते हैं कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण संबंधी पूर्वी अध्ययनों पर गौर अगर करें तो उसके उपरांत योजना आयोग, वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग जो चल रहा है, उसने भारत को जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा, जो कि यहाँ पे 20 दिया गया जो कि गलत है। तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। और इसी प्रकार भारतीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि प्रयोग परियोजना ब्यूरो नागपुर से संबंध KS गजभिये तथा सी मंडल ने 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा है, जो कि इसमें 15 दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों गलत हो जाता है। पश्चिमी हिमालय की जो शीत शुष्क प्रदेशीय प्रदेश के पारिस्थितिकीय प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से कम है, और जबकि इसमें क्या है ज़्यादा लिखा हुआ, जो कि गलत है। तो इस तरीके से इसमें सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं कुरुआ, कुरुआ कहते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुरुआ के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित खेती जो होती है कृषि पद्धति का एक रूप है जिसमें किसान कृषि उद्देश्यों के लिए वनस्पति को काटकर, जंगलों को जलाकर और उसको क्षेत्र को साफ करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरण कृषि के भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिसको इसका फेमस नाम है एक झूम खेती। ठीक है, झूम खेती। लेकिन झूम खेती झारखंड में इसको ना कहकर इसको हम झारखंड में कुरुआ खेती कहते हैं। झूम खेती अगर बात करें तो ये उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में इसको हम झूम खेती कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसी खेती को हम कहते हैं पोडू खेती। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसी खेती को हम पोडू खेती कहते हैं। ठीक है, और कुमारी खेती की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, इसी खेती को पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में। ठीक है, और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में इसी खेती को बेबर या फिर दहिया खेती के नाम से जानते हैं, और झारखंड में कुरुआ। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? इसमें से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग में नहीं आता? तो ऊसर और व्यर्थ भूमि जो होती है, यानी ऊसर जहाँ पे पैदा नहीं होती वो भूमि कैसे उपयोगी है? तो कृषि की योग्य नहीं है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ऊसर या फिर व्यर्थ भूमि। ठीक है, इसकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, अंतरोष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है, किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो ये मानसूनी जलवायु में प्रभावित करती है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित हैं? सभी प्रकार के जलवायु कहाँ पाए जाते हैं, कौन से? तो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। आंसर इसका जो हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कहाँ अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? अयनवर्तीय वर्षा वन की बात करें तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कांगो घाटी जो है विषुवतीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा क्षेत्रों में अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी घाटी क्षेत्र में जो है स्थित है, और इसलिए यहाँ पर अयनवर्ती विषुवत वर्षा यानी कि विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुछ इसमें दिया गया है मानसूनी वन, कुछ प्रकार के वन, और इसके बाद उसमें पेड़ के नाम दिए गए हैं। तो इसमें देखिए मानसूनी वनों में जो पेड़ फेमस हैं वो हैं सागौन मानसूनी वन होते हैं, और साखू भी मानसूनी वनों के प्रकार में आते हैं। विषुवतीय रेखीय वन के पेड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पे महागोनी और रोजवुड आता है। भूमध्य सागरीय वनों की बात करेंगे तो आलू बुखारा यानी कि प्लम और जैतून के पेड़ आते हैं। शंकुधारी में चीड़ और फर आते हैं। तो इस तरीके से इसमें मिलान भी करना है पेड़ों से संबंधित। इंपॉर्टेंट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है। क्षेत्र दिया गया है और वनस्पति दिया गया है, ठीक है। तो क्षेत्र की अगर हम बात करें, सेलवास क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो अधिपादप वनस्पति होती है। सवाना क्षेत्र में अगर हम बात करें तो घास और वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा में शंख वृक्ष होते हैं। टुंड्रा में मॉसेस और लाइकेंस होते हैं। तो इस तरीके से इसको मिलान करना है। इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगले में भी हमें मिलान करना है, मिट्टी और जलवायु प्रदेश है। तो पौड जाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो पौड जाल जो होती है समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ए का जो है बी हो जाएगा। चेरनोजेम मिट्टी प्रकार की बात करेंगे तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है समशीतोष्ण शीत स्टेपी मिट्टी प्रकार जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। स्पाइट जॉल्स की बात करेंगे तो ये आर्द्र शीत समशीतोष्ण होती है। और लेटेराइट मृदा जो होती है ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मिलवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताना है इनमें से। तो आसफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, फिर रिल अपरदन, फिर अवनाल का अपरदन होता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? पर्यावरण के जैविक घटक की बात करें तो पेड़ पौधे होते हैं जैविक घटक। आंसर इसमें से आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैविक घटकों में क्या क्या आते हैं, तो पौधे आते हैं, प्राणी आते हैं जैसे कि मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी, ये सब जो है जैविक घटकों में आते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं, तो वो निर्धारित करते हैं मौसम का। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। EIA का पूरा नाम क्या है, तो EIA का पूरा नाम बनता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका पूरा नाम है EIA का। और ये जो अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम 1994 में जो है पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों का जो है अधिसूचित किया गया था, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से घटक आते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक आते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक, जो कि बी पार्ट में दिया गया। इसको हमने डिटेल से बताया हुआ। थ्योरी वाला पोर्शन जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है, तो हमारे पर्यावरण में किस गैस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितनी मात्रा है वायुमंडल में, 78% है लगभग, याद रखिएगा 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% लगभग आता है। और इसके अलावा आर्गन की बात करें तो 0.93% आता है आर्गन। और वायुमंडल में अगर पाया जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो है वायुमंडल में। तो इस तरीके से याद रखिएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? अत्यधिक चारण यानी कि चराना, जिसको गाय भैंस चराते हैं ना, घास वास वनस्पति, तो क्या होता है अत्यधिक चारण से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब अधिनियमित हुआ था, तो ये 1986 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा 1986 में पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता की अगर हम बात करेंगे तो ये पाया जाता है शांति घाटी इनमें से। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शांति घाटी कहाँ पर है? केरल में। तो केरल के शांति घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा है तो कौन सी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो वन्य जीवों की सुरक्षा है तो IUCN का एक संस्था है जो देखती है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये रेड डाटा बुक यही जारी करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये मेघालय राज्य में पड़ता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और मेघालय राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स पहाड़ियों में स्थित है। भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अथवा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो है शामिल किया गया है। 2000 में कुछ पन्ना, जैसे इस सूची में अगर हम बात करें 2020 में तो पन्ना अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। पन्ना अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और भारत ने बना पहला जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था उसको 1986 में स्थापित किया था, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में पड़ता है, तीनों राज्यों में। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। ये एक्ट कहाँ से लिया गया है? तो यह एक्ट लिया गया है वन एक्ट अधिकार 2007 से। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? तो वो होता है उल्लू। ठीक है, उल्लू जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है 270 डिग्री। डिग्री में पूछेगा तो 270 डिग्री जो है पीछे घुमा सकता है। अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ क्या है, के लिए है, किसके लिए है? अंतरसस्सीय क्रियाएं की अगर हम बात करेंगे तो ये खरपतवार नष्ट करने से संबंधित होता है, यह अर्थ है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अंतरसस्सीय क्रियाओं की बात करें तो मुख्य फसलों के बीच के स्थानों पर शस्य क्रियाओं जैसे कि निराई, गुड़ाई, पलवार लगाना, ये सब जो होता है इसको हम अंतरसस्सीय जो है क्रिया कहते हैं। और इससे क्या होता है, इनके लाभ क्या होते हैं? तो इन क्रियाओं से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ती है और मृदा कटाव कम हो जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो धान गेहूँ सबसे ज़्यादा बोया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? इनमें से खरीफ फसलों की अगर हम बात करेंगे तो धान, ज्वार, बाजरा, चना। चना जो है ये खरीफ नहीं है। मसूर, जौ नहीं है खरीफ। मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ये है आता है आपका खरीफ फसल का श्रेणी। तो आंसर आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है? कपास है, मक्का है, तिल है, बाजरा है, जूट भी आता है खरीफ फसल में। जूट के अलावा पटसन भी खरीफ फसल में है। ठीक है, पटसन के अलावा अगर हम बात करेंगे तो ग्वार खरीफ फसल में आता है, मूंग खरीफ फसल है। ठीक है, और इसके अलावा ज्वार खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है। तो इस तरीके से खरीफ फसल हो जाते हैं। रबी फसलों की बात करेंगे तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, बरसीम, ये सब गेहूं रबी फसल है। जायद फसलों में तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा और लोबिया आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र की सलाह दी जाती है किसके लिए? तो फसल चक्र की सलाह जो दी जाती है मृदा जनित रोगों के लिए दिया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च खेती की जाती है किसके साथ साथ समोच्च खेती की जाती है? तो ये किया जाता है समतल स्थलाकृति भूमि की जाती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ढालू जमीन पर समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत फसलों को उगाना समोच्च खेती कहलाता है। इस तरीके से कुछ समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन इनमें से कौन सा है? सबसे ज़्यादा नुकसानदेह किससे है? तो वो होता है परत अपरदन। ठीक है, परत अपरदन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब फसल और प्रजाति दिया गया उसको मिलान करना है। देखिए, धान की फसल का इसमें से कौन सा प्रजाति है? तो धान के फसल में अगर हम देखेंगे इसमें तो कौन सा आएगा? तो रत्ना जो है धान के फसल की प्रजाति है। ठीक है, सरसों की अगर हम बात करेंगे तो सरसों में कौन से फसल की जो प्रजाति है? इनमें से चलिए, सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों कौन की प्रजाति का नाम क्या है? तो सरसों जो है वरुण जो है सरसों की प्रजाति है। सरसों के अन्य प्रजाति में गिरिराज है, पीताम्बरी है, दिव्या 33 है। ठीक है, धान में अगर हम बात करें तो रत्ना है, जया है, पद्मा है, पूसा है, सुगंधा है, ये सब धान की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अलसी की अगर हम बात करेंगे तो अलसी में क्या आता है? तो अलसी का प्रजाति है नीलम। ठीक है, अलसी के अन्य प्रजातियों में हिमानी, मुक्ता, जवाहर, सत्रा, ये सब आता है। मटर की बात करें तो मटर रचना हो जाएगा। मटर के अन्य प्रजातियों में अपर्णा है, सपना है, उत्तर है, पूसा, प्रगति आदि आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इनमें से तो वो होता है वो कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता जो है वो कुशल सिंचाई होता है। ठीक है, गुणवत्ता युक्त बीज होता है, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग आदि जो है महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो भारत में कृषि की अगर हम बात करें तो जीविकोपार्जन का साधन है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो ये किसके द्वारा चालू किया गया? तो HDFC बैंक के द्वारा चालू किया गया। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जो है बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो क्या है? अब ऑप्शन देखते हैं इसके अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में दिया गया है कि पकड़ा गया, कैद में रखा गया, कैद में प्रचलित है, क्या है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो तीनों होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार ने इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, और इसे 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसमें कुल 6 अनुसूचियाँ हैं जो अलग अलग वन्य जीव
को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 के द्वितीय भाग में वन्यजीव को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें दंड अपेक्षाकृत कम है। और अनुसूची 5 में जानवर वही शामिल होते हैं जिनका शिकार हो सकता है। 6वीं अनुसूची में शामिल पौधे की खेती और रोपण पर जो है रोक लगाई गई है। ठीक है। और अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1 से 5 में कोई भी पशु है जो पकड़ा गया, कैद में रखा गया तथा कैद में प्रजनित है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल हेरफेर उपयुक्त है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो होता है तिल और चना का हेरफेर किया जाता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर फसली का क्या अर्थ है? अंतर फसली का अर्थ इसमें पूछा गया है, इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, अंतर फसली मतलब, तो इसका मतलब होता है 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, यह अंतर फसली होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो अपर्दन को प्रभावित करते हैं अवक्षेपण और वायु वेग। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण का प्रमुख परिणाम क्या है? तो वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण के प्रमुख परिणाम की बात करेंगे तो मिट्टी के कणों का अलग होने से मिट्टी की संरचना का नाश हो जाता है, तो यह परिणाम होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अब इस समय वर्तमान कृषि का योगदान घट रहा है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो हरित क्रांति की सफलता की बात करेंगे तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इस सभी पर जो है उपलब्धता पर निर्भर है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। और एक अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति के, तो भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, 1967 के दौरान जो भारत में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई। और भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 6ठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उसकी तीव्र वृद्धि से है, जो ऊंची उपज वाले बीजों और रासायनिक खादों व नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप हुआ। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जो है असत्य है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, अब इसमें बताना है कौन सी असत्य है। तो जलवायु परिवर्तन तो ये सही है, नकद फसलों पर बल ये भी सही है, आर्थिक सहायता में कटौती ये भी सही है, आय असमानता में वृद्धि ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। जलवायु परिवर्तन जो है यह असत्य है। किसके वैश्वीकरण के प्रभाव? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन जो व्याख्या नहीं करता, इसका प्रभाव कुछ नहीं है। जलवायु परिवर्तन वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी होती हैं, जबकि नकदी फसलों पर बल आय या समानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती, उर्वरक एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा आदि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1998-99, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1980 के दशक में शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर कौन से वन का उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो कौन सा उपजाने का फैसला दिया था ये बताना है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा तो ये दिया गया था सागौन बागान की खेती के लिए कहा गया था। तो उस तरीके से जो सिंहभूम जिले के आदिवासी थे उसके विरोध करते हुए एक आंदोलन शुरू कर दिया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 जो है ये सतत विकास क्षेत्र से संबंधित, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इनमें से बताना है कौन सा, तो वो है अमेजन का वर्षा वन जंगल, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है? विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन जो है पैदा होती है। ठीक है, तो इसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आंसर ए पार्ट, 18 है टोटल, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे A.G. टांसले, जो कि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है? इसमें से कौन सा सही है कथन?
तो दोनों ऊर्जा का प्रवाह खनिजों का चक्रण है। आंसर इसका ए पार्ट ही सही है, ठीक है। केवल ऊर्जा गलत है, केवल खनिज गलत है, तो आपका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? तो वो पारिस्थितिक तंत्र है सामुद्रिक, ठीक है। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71% भाग पर जो है क्या है, समुद्र फैला हुआ है, तो बाकी जो 29% भाग है वो थल है, और ये 71% भाग जल से फैला जिसको समुद्र कहते हैं, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट, सॉरी बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें मिलान में देखा जाए तो इधर कुछ पौधे दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अनुसार इधर उपभोक्ता और उत्पादक दिए गए हैं। तो हरित पादप की बात करेंगे तो हरित पादप क्या होते हैं? तो ये उत्पादक का कार्य करते हैं, तो आंसर इसका ए का 4 हो जाएगा। पशु परजीवी की बात करें तो सेकंड उपभोक्ता हैं, ठीक है। और पादप परजीवी यानी पौधे के परजीवी, तो ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और कवक यानी कि फंगी जिसको कहते हैं, ये अपघटक होते हैं। तो इस तरीके से इसका मिलान करना था, जो कि ए पार्ट दिया गया है और जो कि ये सही है, ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षेत्र के प्रहोड़ों में प्रहोड़, ठीक है, प्रारोहण में एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को अनुक्रमण कहते हैं, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अनुक्रमण जो होता है वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी समुदाय स्थापित होता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? अगला प्रश्न है। तो यह पारित हुआ था 1980 में, ठीक है। और 25 अक्टूबर 1980 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इनमें से तो वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पड़ता है ये फूलों की घाटी? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है, और ये पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध घास में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूपगढ़ की चोटी राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ की चोटी जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। और धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वत जो है श्रेणी का विस्तार नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच पूर्व में छोटा नागपुर पठार से प्रारंभ होकर राजपीपला पहाड़ियों यानी कि महादेव और मैकाल पहाड़ियों के मध्य पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा तक है। और इस पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क तो ये भी मध्य प्रदेश में। आपका आंसर इसमें सतपुड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। कच्छ कहाँ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में, तो वहाँ पर ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया, इधर देश के नाम दिए गए। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है अफगानिस्तान में स्थित है। से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में से फोकसुंडो, ठीक है। नागरी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? नागरी राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये चीन तिब्बत में स्थित है, ठीक है। बम डेलिंग जीव अभ्यारण्य, तो बम डेलिंग ये भूटान में है। तो इस तरीके से इसका मिलान करना था। तो कुछ देश के भी अपने आस पड़ोस के भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो सबसे उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा पड़ेगा? तो वो कार्बेट है, जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में। फिर सरिस्का आता है, ठीक है। फिर इसके बाद सिमलीपाल, फिर पेरियार। सरिस्का कहाँ पड़ता है? सरिस्का राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पेरियार केरल में। तो सबसे दक्षिण में इसमें क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम देखेंगे तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है और अवस्थिति उसकी दी गई है और सारे उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं। तो इनमें से बताना कौन सा गलत है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ललितपुर में स्थित है, जो कि ये सही है, ठीक है। लाख बहोसी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कन्नौज में स्थित है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर में स्थित है, जो कि गलत है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है, लखीमपुर खीरी। और
इसके अलावा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। तो आपका आंसर जो होगा इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा का हिस्सा नहीं है। बाकी इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों का चंबल अभ्यारण्य हिस्सा है। तो आंसर इसका जो होगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा है? तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका एक पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान तो वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका पहले नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि ये भरतपुर जिले में स्थित है, राजस्थान में। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा, अगर हम बात करें तो 20 से 25% उत्सर्जन कम करने का जो है आश्वासन दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है, और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र और सुधार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें से? तो ऐसा कौन सा जो है पर्यावरण पुरस्कार है, ये बताना है। ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया गया? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, पर्यावरण के नायक वन विज्ञान पुरस्कार और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो इनमें से वो पुरस्कार का नाम है डी पार्ट इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। इसकी शुरुआत 1987 से किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से पर्यावरणविद हैं? तो वह है सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ये जो है चिपको आंदोलन में इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा होता है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, और इसके अलावा अगर देखा जाए मेधा पाटेकर, विनोबा भाई, दोनों नहीं थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है दोनों जुड़े थे। ठीक है। 1974 में स्टार्टिंग हुई थी। उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वन दरोगा के कर्तव्य इनमें से क्या नहीं है? एक इसमें से बताना कि वन दरोगा कर्तव्य क्या नहीं होता। तो जंगलों में चोरी छुपे वृक्षों को काटने से रोकना यह सही होता है, यह सही है, वन दरोगा कर्तव्य होता है। जंगली जानवरों को शिकार करने वालों से बचाना, यह भी सही है। जंगली जानवरों का शिकार करने वाले को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, ये जो है वन दरोगा कर्तव्य नहीं होता। नए वृक्षों का रोपण करवाना, यह भी सही है। तो आपका आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है। दंडित नहीं करता है वन दरोगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लवणीय मृदा पर कौन सी फसल अथवा फसलों का बोना चाहिए? तो लवणीय मृदा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इस पर उगने वाली जो फसल होती है वो कपास है, चुकंदर है, अल्फा घास आदि है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर बोनी चाहिए। इसमें से ऑप्शन में डी पार्ट दिया गया है। कपास, चुकंदर भी इस पर बो सकते हैं, अल्फा घास है, ये भी बो सकते हैं। लवणीय मृदा में क्या होता है? NaCl की मात्रा अधिक होती है, यानी कि नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। और इस मृदा में पराशर दाब अधिक होने के कारण पौधे जो है जल को आसानी से अंतःपराशरण के द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव भू रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव कौन से डालते हैं इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वनोन्मूलन, उर्वरकों का प्रयोग, मृदा अपरदन तथा विषैले रसायनों का प्रयोग, ये सभी जो है जैव भू रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ओजोन परत के पतला होने का क्या कारण है? तो ओजोन परत की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन व नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो गैसें जो हैं ये ओजोन परत के पतले होने के कारण मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोजन है, ट्राईक्लोरोएथिलीन आदि गैसें भी आती हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी वह कौन सी शाखा है जो पारिस्थितिकी तंत्र, इकेट्स इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें से वो शाखा कौन सी है? तो वो है आवासानुवंशिकी। ठीक है। आवासा यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीनकोलॉजी। पारिस्थितिकी की एक शाखा है जो किसी विशेष वातावरण में उनकी जनसंख्या वितरण की तुलना में प्रजाति और समुदाय की आनुवंशिक भिन्नता का अध्ययन करती है। इकोजेनेटिक्स के निकटता से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यह था ओवरऑल 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इस 100 में से आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।